नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हाल में एजुकेशन से संबंधित 3 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसे लेकर काफ़ी मित्रों के द्वारा मुझे मैसेज और कमेंट किए गए कि आप एजुकेशन साइकोलॉजी पे भी कुछ वीडियो डालें। और इसी संदर्भ में अभी जो है मैंने ये वीडियो डाला। इसमें हम टोटल 30 प्रश्नों पे एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित बात करेंगे और इसके 3 वीडियो होंगे। दूसरे पार्ट में हम सोशल साइंस पे बात करेंगे और तीसरे वीडियो में हम मैथमेटिक्स और साइंस पे बात करेंगे। तो पहला वीडियो एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी से संबंधित है। ये प्रश्न पत्र जो है बिहार टेट से संबंधित है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, उसकी भी एग्जामिनेशन होने वाली है। अभी हाल में 3 एग्जामिनेशन होने वाले हैं। एक तो बीएड है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरा बिहार टेट और तीसरा यूपी टेट। और जो यूपी टेट है वो जुलाई में होने वाली है। तो हम इन तीनों को लेकर इस वीडियो को अध्ययन कर सकते हैं। तीनों में फ़ायदेमंद है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएड भी देने वाले हैं तो आपको ये चाइल्ड साइकोलॉजी के सेक्शंस देखनी चाहिए। ये काफ़ी आपको फ़ायदा होगा वहाँ पे। इससे संबंधित अगर जो भी प्रश्न आएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप उसे बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो इसमें हम टोटल 30 प्रश्नों पे बात करने वाले हैं। 30 प्रश्न होंगे और उसके बाद हम 60 प्रश्न सेकेंड पार्ट में करेंगे सोशल साइंस, और फिर 60 प्रश्न मैथमेटिक्स पे करेंगे थर्ड पार्ट में। ठीक है, चलिए हम 30 प्रश्न अभी करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी पे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पहले चाइल्ड साइकोलॉजी ही हम करेंगे। जो राइट आंसर है उसे मैंने वैसे क्लिक कर दिया है ताकि जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगे और वीडियो जो है तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा हो और तुरंत ही हम उसे ज़्यादा आगे बढ़ सकें। ठीक है, पहला प्रश्न है द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये स्पीयरमैन, इसे याद रखिएगा। ये एक सिद्धांत जो है दिया गया है चाइल्ड साइकोलॉजी में, जो है एक सिद्धांत होता है। स्पीयरमैन काफ़ी प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं, तो उनका एक सिद्धांत है द्वितत्व का, तो उसके संदर्भ में पूछा गया है। तो इसे बस नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा स्थापित की गई? तो ये ऊंट है, ऊंट के द्वारा स्थापित की गई। अगला है 1882 में किस वैज्ञानिक ने लंदन में मानवीय विशेषताओं के अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया? तो गाल्टन ने किया है। ये फैक्ट्स हैं, आपको याद करने होंगे, इनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मनोविज्ञान वाइगॉट्स कहाँ के थे? वाइगॉट्स का पूरा नाम वाइगॉट्स्की था। आप जब चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ड्यूरिंग बीएड आपको जो है स्पीयरमैन, वुंट, गाल्टन, वाइगॉट्स्की काफ़ी डेप्थली पढ़ाया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं चाइल्ड साइकोलॉजी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन किसका है? यह स्टर्नबर्ग के द्वारा कहा गया है। इसमें आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है बुद्धि संस्कृति का, जो बुद्धि है, जो मानवीय बुद्धि है, जो सोचन शक्ति है, वो उसके संस्कृति, उसके कल्चर, उसके परिवेश, उसके वातावरण के द्वारा निर्धारित होता है। यह एक कथन दिया गया है, ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है कि मानवीय जो बुद्धि है या उसकी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो उसके संस्कृति से, उसके संस्कारों से, उसके आसपास के पर्यावरण से, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। या इन सार की सहायता से, इन सभी की सहायता से ही उसका विकास होता है। चलिए, अगला प्रश्न है विभेदन परीक्षण का उपयोग किस वैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? ये एक भारतीय साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है जेएम ओझा। आपको बस नाम याद रखना है, जेएम ओझा। वैसे जब इसमें भारतीय शब्द आ जाएगा तो निश्चित तौर पे आप जब ऑप्शन आपके सामने आता तो आपको लगता भी कि जेएम ओझा ही होगा, क्योंकि यही एक भारतीय नाम इसमें दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस अभिक्षमता को टीएमटी के नाम से जाना जाता है? तो आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को टीएमटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र के लिए किया जाता था? आपको पता होगा कि आत्मा, परमात्मा, उनके अलग अलग बुद्धि से संबंधित जो चीज़ें हैं या चेतन अवचेतन, ये सब साइकोलॉजी और फिलॉसफी की विषय वस्तु रही हैं पहले से भी। कॉन्शियस माइंड क्या है, या जो मनुष्य के दिमाग के अंदर जो चिंतन क्षमता है वो कैसे डेवलप होती है, ये सारी चीज़ दर्शन की विषय वस्तु रही है। तो इसमें आत्मा के प्रयोग के संदर्भ में पूछा गया है कि शुरुआती जो है किस शास्त्र से इसका संबंध रहा है? तो दर्शन शास्त्र ही होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे जो है दर्शन शास्त्र से संबंधित विद्वानों का नाम भी सुना है जिनका संबंध मिस्र और ग्रीक की सभ्यताओं से हुआ करता था। वो काफ़ी बड़े फिलोसफर हुआ करते थे। ठीक है। अगला 9 नंबर, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? मतलब इनमें से कौन है जो कि व्यवहार को, ह्यूमन के बिहेव को नियंत्रित करता है? तो ये आत्मनियंत्रण है। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि व्यक्ति का स्वयं के ऊपर कितना नियंत्रण है, वो आत्मनियंत्रण है। कि वो अपने निर्णय लेते समय वो अपने चिंतन की प्रक्रिया से कैसे गुजरकर कोई निर्णय ले पाता है, वो कैसे किस निर्णय के प्रकाष्ठा पे या जो अंतिम डिसीजन है वो कैसे ले पाता है, उस संदर्भ में ये प्रश्न है। ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, किसका तात्पर्य इन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? तो आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। ठीक है। किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्म या स्याही धब्बे होते हैं? EPQ ये परीक्षण का एक माध्यम है। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों को कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? दबाव के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आंतरिक हो सकती है, बाहरी दबाव हो सकती है, चिंतन क्षमता से संबंधित दबाव हो सकती है। तो इसका जो आकलन किया गया है उसमें 50 से 70% ये माना जाता है। अगला है पैथोलॉजी ऑफ ब्रिटेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये क्रेपलिन के द्वारा लिखा गया है। फैक्ट है, आपको याद करना होगा। अगला है 14 नंबर, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन है? तो ये सिगमंड फ्रॉयड है। सिगमंड फ्रॉयड जर्मन स्कॉलर हैं। आप इनके बारे में बहुत सुने होंगे, क्योंकि ये जो मनुष्य की चेतन क्षमता है जो उसके संदर्भ में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है कि चेतन और अवचेतन मन जो इंसान का, जैसे हम कोई काम करते हैं तो चैतन्य अवस्था में करते हैं, हम जगे हुए हैं उस स्थिति में करते हैं। लेकिन अगर हम करना चाहते हैं लेकिन हम उसे कर नहीं पा रहे हैं परिस्थितियों के दबाव के कारण या बहुत सारे किसी न किसी प्रकार के प्रभाव के कारण, तो वो बातें हमारे अवचेतन मन में जाकर इकट्ठा हो जाती है। तो इससे संबंधित काफ़ी सारे रिसर्च इन्होंने किए थे। और इंसान की जो कुंठा है, मनों का जो मन में बहुत सारी बातें दब जाती हैं जिसे वो नहीं कर पाता है, उसके संदर्भ में इन्होंने रिसर्च किया था। और वो चीज़ें, और ये मानते हैं कि ये चीज़ें जो है इंसान के जो है व्यवहारों में झलकने लगता है, या सपना जो है, ये अवचेतन मन की जो आपकी बातें हैं जो आप जीवन में करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सारी बातों को आप सामाजिक मर्यादाओं के कारण या परिस्थितिक दबाव के कारण अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो सारी इच्छाएं अवचेतन मन में जाकर इकट्ठा हो जाती है और आप उसे दबा के रखते हैं। इस पर काफ़ी डिटेल जो है इन्होंने समझाया है, और ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, 1-2 चीज़ें और बताऊँगा इसके बारे में कि जैसे अवचेतन मन में जब आप कोई बात डाल देते हैं तो बार बार कोशिश करता है कि वो उससे बाहर निकलकर चेतन में आए। आपसे वो चीज़ वो कराना चाहता है लेकिन आप उसे दबा देते हैं कि सामाजिक मर्यादाएँ, परिस्थितियाँ वो करने के लिए अलाउ नहीं करती है। तो ऐसा माना जाता है कि सिगमंड फ्रॉयड ने ये कहा है कि जो अवचेतन मन है उसमें उसे हम एक पहरेदार के माध्यम से उसकी सारी बातें को हम रोक देते हैं। वो गेट पे बहुत मजबूत सा ताला लगा देता है और वो अंदर की बातें जो है, जो हम मन में दबा रखे हैं, उसे वो निकलने नहीं देता है।
और उसी से रिलेटेड जो है सपने बार बार हमें आते हैं। जब भी आप देखते होंगे कि किसी विषय वस्तु पे आप थोड़ा बहुत सोचे हैं लेकिन उसे आप कर नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है आपके सपने के माध्यम से भी व्यक्त होती है, वो सपने में आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके मन में, आंतरिक मन में ये चीज़ें दबी हुई हैं। तो इसी संदर्भ में सिगमंड फ्रॉइड ने ये बातें की है। ये काफ़ी डिटेल्स जो है आप पढ़िएगा ड्यूरिंग बीएड, या इन पे काफ़ी सारी किताबें भी मिलेगी। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप खुद पढ़कर समझे, जो मनुष्य का जो है काम शास्त्र से संबंधित जो है इच्छाएं हैं, या जो बहुत सारी बातें हैं, वो उन्होंने काफ़ी ओपनली जो है उस पर जिक्र किया है। तो उसे हम अभी बात नहीं कर सकते, आप उसे खुद भी किताब लेकर पढ़ सकते हैं, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत इनकी जिक्र लगातार आपको मिलेगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो ये हिप्पोक्रेटिस है। इनका योगदान जो है आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी मिलेगा। तो ये प्रारंभिक जो है दर्शन शास्त्र से संबंधित विद्वान हैं, जो मिस्र और ग्रीक सभ्यताओं से संबंधित रहे हैं। तो जैसा मैंने बात भी की थी, अरस्तु है, प्लेटो है, आइजेनिक है, ये सब दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। और ये सारे विषयों का जो है जन्म माना जाता है कि इन्हीं सभी विद्वानों की चिंतन क्षमता एवं जो उस समय की सोचन शक्ति थी, उसके आधार पे ये अपने समय के बहुत बड़े फिलोसफर हुआ करते थे। तो इन्हीं सब का जो है योगदान माना जाता है सारे विषयों का। जैसे आप अरस्तु के बारे में पढ़िएगा कि उन्होंने हिस्ट्री में भी योगदान दिया है, उन्होंने बायोलॉजी में भी योगदान दिया है, सब विषयों में योगदान दिया, क्योंकि इन्होंने प्रारंभ अवस्था में जो है काफ़ी सारी खोजें की। तो इसका आंसर वैसे हिप्पोक्रेटिस है, जो मेडिसिन का आविष्कारक या फादर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिलते हैं? तो ये 10वीं से 16वीं तक मिलते हैं। अगला प्रश्न है मनः स्नायु विकृति के रूप में लक्षण है आशंका। 18 नंबर। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो उदाहरण देकर, जब हम किसी का उदाहरण देते हैं कि वो व्यक्ति देखो कितना अच्छा है, वो ऐसे काम नहीं करता है, तुम्हें ऐसे काम नहीं करनी चाहिए, तो इन सब उदाहरणों से जो है छात्रों पे इम्पैक्ट पड़ता है और वो इन सब चीज़ों से गलत कामों को करने से बचता है। तो उदाहरण देकर हम उसे जो उसके गंदी आते हैं उसे हम छुड़ा सकते हैं। चलिए अगला है 19 नंबर। अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब जैसे हम लर्निंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, आंखों के माध्यम से हम सीखते हैं, या सुनकर सीखते हैं, या पढ़कर सीखते हैं, तो बहुत सारे अधिगम के माध्यम हैं। तो इसका जो है शिक्षा में क्या योगदान है ये पूछा है। तो इसमें देखिए व्यवहार के परिवर्तन आपका आएगा। जब आप अधिगम करते हैं तो नए नए विचारों को आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आपकी चेतन क्षमता जो है, चिंतन क्षमता जो है काफ़ी डेवलप हो जाती है। या अनुभव से है, ठीक है। तो अनुभव कैसे होता है? तो समय के अनुसार जो हम चिंतन करते हैं या जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उनसे है हमारा अनुभव डेवलप होता है। चलिए अगला है 20। थकान का कारण नहीं है, तो विश्राम नहीं है, तो बहुत आसान है। चलिए 21 नंबर। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? अभी हम जो 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, तो अभी क्या है कि इंसान जो है काफ़ी भाग दौड़ में लगा हुआ है। उसे अपने पारिवारिक परिस्थितियां भी हैं, परिवार के लिए भी काम करना है, परिवार को भी समय देना है, जॉब पे भी टाइम देना है, तो उसे बहुत सारे काम हैं। तो इससे क्या होता है कि उसकी जीवन में अस्थिरता आती है, उसका व्यक्तिगत लाइफ है, उसे फ़ोन की भी आदत लग चुकी है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी अस्थिरताओं के कारण जो है मनुष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लिंग का निर्धारण होता है, ये XY जो क्रोमोसोम या जो XY समीकरण जो है उससे संबंधित है। तो इसके निर्धारण के लिए पिता के द्वारा जो योगदान है वो माता की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका आंसर पिता है। चलिए अगला प्रश्न है गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। तो सर से प्रारंभ होता है, वहीं से उसकी चिंतन प्रक्रिया शुरू होती है। अगला है जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है? शैशवावस्था, मतलब बाल अवस्था जो होता है, गर्भावस्था के बाद बाल अवस्था ही आता है, तो उसे शैशवावस्था भी कहते हैं। किशोर जब वो 8-10 साल से बड़ा होने लगता है तो वो किशोरावस्था की ओर
अग्रसर हो जाता है, आगे आ जाता है। 25 नंबर, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका है? तो ये पीयूष ग्रंथि का है, ये आपको फैक्ट है, याद रखना होगा। वीर्य पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में। अगला है, अति संरक्षणशीलता बालकों को क्या बना देती है? तो अब व्यावहारिकता। कैसे? आप सोचिए कि अगर जब किसी बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा संरक्षण प्राप्त है, घर से बाहर नहीं निकल सकता है, वो बाहर की परिस्थितियों को नहीं समझता है, आसपास के लोगों से नहीं मिलता है, उनकी समस्याओं को नहीं जानता, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्लोज हो जाता है, व्यवहारिक हो जाता है। व्यवहारिकता का मतलब होता है कि आप अपने अनुभव से, अपने आसपास की परिस्थितियों से आप कुछ सीखते हैं, तो वो चीज़ें उसे नहीं मिल पाती है। जैसे किसी अमीर घर का बच्चा है तो वो पूरे दिन जो है घर में रहता है, या उसके ऊपर 10-10 पहरे लगाए गए हैं, या किसी न किसी परिस्थितियों के कारण या आसपास के एनवायरनमेंट के ख़राब होने के कारण घर से उसे नहीं निकलने दिया जाता, तो वो अव्यवहारिक हो जाता है। व्यवहारिकता और सैद्धांतिक दोनों अलग अलग पक्ष है। सैद्धांतिक चीज़ें जो है आप किताबों से भी पढ़कर सीख सकते हैं, जबकि व्यवहारिकता जो है आपको जब तक आप धरातल पे काम नहीं करेंगे, मतलब किसी से मिलेंगे नहीं, आवश्यक जो है क्रियाकलाप जो है ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आप में अब व्यवहारिकता हो जाएगी। तो ये अति संरक्षणशीलता से ही डेवलप होती है। 28 नंबर, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? तो नाजुक बालक कहा जाता है। ओके, मतलब फ्रेजाइल चाइल्ड, जिस पे कि जल्दी इम्पैक्ट डाला जा सकता है, प्रभाव डाला जा सकता है। 29 नंबर, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है? तो मंदित श्रवण वाले, श्रवण का मतलब होता है सुनना, मंदित मतलब स्लो, जिनको सुनने से संबंधित प्रॉब्लम है उनके उपयोग के लिए जो चिन्हित भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियाँ हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो प्रौढ़ कहा जाता है। मतलब जो मैच्योर कंडीशन है, जो इंसानों की सोचन क्षमता जो है किसी व्यक्ति का काफ़ी अच्छा हो चुका है, वो हर चीज़ को बेहतर ढंग से समझ सकता है, तर्क के आधार पर उन्हें नाप सकता है, जांच सकता है, या किसी विषय वस्तु पे अच्छी तरह बातें कर सकता है, तो उसे प्रौढ़ अवस्था में कहते हैं। प्रौढ़ का आशय ये नहीं समझिए कि बूढ़ा, प्रौढ़ का मतलब होता है मैच्योर। मैच्योर मतलब 25-30 साल 40 साल के एज तक आपको मैच्योरिटी आती है। तो प्रौढ़, वृद्ध अवस्था अलग है, प्रौढ़ अवस्था का मतलब है मैच्योरिटी। ये आपको हर व्यक्ति के एज के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को 20 साल 25 साल में ही आ जाता है, किसी को 35-40 में आता है, किसी को 50 में आता है, किसी को हो सकता है आजीवन नहीं है, मैच्योरिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, ये एक मानसिक स्थिति है, ये ऐसा नहीं है कि एज पे आपको हर कंडीशन में मिल ही जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। चलिए 30 प्रश्न थे ये साइकोलॉजी से, और इसके बाद जो है हम सब्जेक्ट करेंगे, लेकिन ये जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसे हम साइकोलॉजी को यहीं तक छोड़ते हैं। फिर सोशल साइंस के लिए पार्ट 2 बनाएंगे और मैथमेटिक्स के लिए पार्ट 3 बनाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जो भी मित्र नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें इसे। ठीक है, अगला वीडियो में हम मिलते हैं तुरंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।